हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को अभी तक बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से द्वितीय प्रश्न पत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो तक मैंने आप लोगों को यूनिट 8 तक बताया था। यूनिट 8 में अभी कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि गैर राज्य अभिकर्ता, नॉन स्टेट एक्टर और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स और पर्यावरण की राजनीति एवं परंपरागत एवं गैर परंपरागत धमकी। ये जो 4 टॉपिक हैं, अभी मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं। मैं अब आप लोगों को इंडियन पॉलिटिकल थिंकर शुरू कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं यूनिट 3 तक ही अभी तक आप लोगों को बता पाया था। आज के वीडियो में मैं यूनिट 4 से महात्मा गांधी शुरू करने जा रहा हूं। महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी एक राष्ट्रपिता थे, एक महात्मा थे, और इनको राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी जाती है। महात्मा गांधी ने भारत के उत्थान के लिए, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिससे कि वह एक महापुरुष के रूप में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद था, जो राजकोट के एक दीवान थे। पिता कौन होते हैं महात्मा गांधी के? पिता करमचंद यह राजकोट के एक दीवान थे, और माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई माता जो थी इनकी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और इसी कारण से महात्मा गांधी के ऊपर इनकी मां का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनकी मां का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है। महात्मा गांधी की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वह घर पर ही रहकर होती है। फिर महात्मा गांधी की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वह घर पर ही होती है। फिर 1883 में महात्मा गांधी का विवाह कर दिया जाता है। विवाह कस्तूरबा बाई मकंजी, इनके पत्नी का नाम होता है कस्तूरबा बाई मकंजी। मैं आप लोगों को डेट वाइज बताता जाऊंगा, किस किस डेट में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, या किस किस डेट में महात्मा गांधी की गतिविधियां क्या रही हैं या उपलब्धियां क्या रही हैं। तो 1883 में इनका विवाह कस्तूरबा बाई मकंजी से होता है। सिर्फ 14 वर्ष की अवस्था में होता है। महात्मा गांधी का विवाह केवल 14 वर्ष की अवस्था में होता है, जैसा कि उसमें बाल विवाह का प्रचलन होता है, और अधिकांश लोगों का कम आयु में ही विवाह हो जाता था, और अधिकांश लोगों का कम समय में ही विवाह हो जाता था। महात्मा गांधी भी उसी व्यक्तियों में से एक थे जिनका विवाह सिर्फ 14 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। अपने विवाह के पश्चात महात्मा गांधी 1887 में यह हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं। उसके पश्चात यह 1888 में यह लॉ पढ़ने के लिए, या जिसको हम कहते हैं वकालत पढ़ने के लिए यह कहां जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं, और इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में और यह लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। वहां पर वकालत की शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। महात्मा गांधी ब्रिटेन से वकालत की डिग्री लेकर 1891 में भारत आते हैं। 1891 में यह भारत आते हैं, रिटर्न होते हैं। बैरिस्टर की उपाधि लेकर महात्मा गांधी भारत में आ जाते हैं। जब बैरिस्टर की उपाधि लेकर महात्मा गांधी भारत में आ जाते हैं, तो 1851 में ही यह काठियावाड़ में वकालत शुरू कर देते हैं। 1891 में यह वकालत शुरू कर देते हैं, वकालत प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का वकालत वो चलता नहीं है।
यह बहुत फेमस नहीं हो पाते हैं अपने वकालत में, वकालत के कार्य में बहुत फेमस नहीं हो पाते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि महात्मा गांधी सक्सेस नहीं होते हैं। और फिर गुजरात का ही एक व्यापारी होता है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का अफ्रीका में कारोबार था। जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें अफ्रीका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत अफ्रीका के अलावा ब्रिटेन ने कई कंट्री को, कई राज्यों को उपनिवेश बना रखा था। तो यह गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहां चले जाते हैं? 1893 में यह चले जाते हैं अफ्रीका। अफ्रीका चले जाते हैं मुकदमा लड़ने के लिए। और जब 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए चले जाते हैं तो वहां की विभिन्न परिस्थितियों से अवगत होते हैं, वहां विभिन्न परिस्थितियों को देखते हैं। और जैसा कि अफ्रीका भी ब्रिटेन का गुलाम था, तो वहां भी अफ्रीकी नागरिकों के साथ, और यहां तक कि भारतीय नागरिकों के साथ, जो भारतीय नागरिक अफ्रीका में रह रहे होते हैं, उन दोनों नागरिकों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा था। उनके साथ उनका शोषण किया जा रहा था, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, इत्यादि विभिन्न प्रकार के अमानवीय कार्य किए जा रहे थे। महात्मा गांधी वहां की परिस्थितियां देखते हैं। फिर महात्मा गांधी के साथ भी वहां दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है, वहां इनको अपमानित किया जाता है, यहां तक कि ट्रेन से महात्मा गांधी को उतार दिया जाता है, ट्रेन से उतार दिया जाता है। और रिक्शे पर जब महात्मा गांधी रिक्शे की यात्रा करते हैं तो रिक्शा को पलट दिया जाता है। वहां के अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी के साथ भी अत्याचार किया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी इन सबसे हटने वाले नहीं थे। वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, वह अडिग रहने वाले इंसान थे। और महात्मा गांधी अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने लगते हैं। मुकदमा तो लड़ते ही हैं, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने लगते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके फिर महात्मा गांधी ने वहीं रहने का निश्चय कर लिया। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन रह जाते हैं पूरे 20 साल। फिर महात्मा गांधी वापस आते हैं, फिर वह जाते हैं, और जब जाते हैं तो महात्मा गांधी वहां पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका में जाकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं, अफ्रीयों को संगठित करते हैं, और अफ्रीयों को संगठित करने के साथ साथ वहां जितने भारतीय रह रहे होते हैं, भारतीयों को भी संगठित करते हैं, और अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन छेड़ देते हैं। और अपने आंदोलन को चलाने के लिए महात्मा गांधी 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। 1904 में इसकी स्थापना वह डरबन में करते हैं। डरबन में इसकी स्थापना कहां की जाती है? डरबन में करते हैं। इसी तरह से 1910 में महात्मा गांधी टालस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। टालस्टॉय फार्म की स्थापना ये जोहान्सबर्ग में करते हैं। जोहान्सबर्ग में करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की, या फिनिक्स फार्म की स्थापना कब होती है, टालस्टॉय फार्म की स्थापना किसने की, टालस्टॉय फार्म की स्थापना कब की गई, इत्यादि जैसे विभिन्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी 1914 तक यह अफ्रीका में रह जाते हैं। 1914 तक अफ्रीका में रह जाते हैं, और अफ्रीका से 1914 में यह कहां आते हैं? भारत आते हैं। 1914 में यह भारत आते हैं। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे 1915, जनवरी 1915 में यह भारत आते हैं, लेकिन महात्मा गांधी दिसंबर 1914 में ही अफ्रीका से भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं तो वह एक सच्चे सत्याग्रही के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके थे। वह अफ्रीका में विभिन्न आंदोलन चलाएं, और उनके आंदोलनों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को अफ्रीकियों के साथ कुछ रियायतें बरतनी पड़ी, कुछ रियायतें देनी पड़ी। यानी कि महात्मा गांधी के प्रयास से बहुत कुछ हद तक अफ्रीकी नागरिकों को और भारतीय नागरिकों के दुख दूर हो चुके थे। तो महात्मा गांधी एक कुशल सत्याग्रही के रूप में भारत आते हैं, भारत में पदार्पण करते हैं। और फिर यह 1915 में 25 मई 1915 में यह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं।
जिस प्रकार उन्होंने अपना आंदोलन चलाने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए और ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की, 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। इसी तरह से भारत आने के पश्चात वह 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, अहमदाबाद में करते हैं। जब महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है, उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक। यह प्रथम विश्व युद्ध का काल होता है। तो भारत भी तो अंग्रेजों ने भारत को भी युद्ध में झोंक दिया था, भारत को भी युद्ध में झोंक दिया था। और अंग्रेज जबरदस्ती भर्ती करने लगते हैं, युद्ध के नाम पर चंदा वसूलने लगते हैं। तो महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो वह देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू है, ऐसे में हमें ब्रिटिश की सहायता करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो वह ब्रिटिश सरकार के प्रशंसक के रूप में, ब्रिटिश सरकार के समर्थक के रूप में रहते हैं। वह ब्रिटिश सरकार के समर्थक के रूप में रहते हैं, यानी कि ब्रिटिश सरकार के हितैषी होते हैं। हितैषी के रूप में वह हितैषी के रूप में सबसे पहले वह अपना कार्य शुरू करते हैं। और महात्मा गांधी फिर ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने लगते हैं, ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने लगते हैं। और महात्मा गांधी भारतीयों से भी अपील करने लगते हैं कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, स्वराज प्राप्त के लिए सारे माताएं, सारे बहनें अपने एक एक सपूत युद्ध क्षेत्र में भेजें, एक एक सपूत युद्ध क्षेत्र में भेजें। क्योंकि महात्मा गांधी को ऐसा विश्वास था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा, वैसे ही भारत आजाद हो जाएगा और लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। तो महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार का काफी साथ देते हैं, यहां तक कि वह सैनिक शिविरों में जाते हैं, जहां घायल सैनिक होते हैं, वहां पर जाकर वह सैनिकों की मरहम पट्टी करते हैं, सैनिकों की सेवा करते हैं। और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की इतनी सेवा की कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। और महात्मा गांधी जब भारतीय राजनीति में उतरते हैं तो भारतीय राजनीति का पहले अध्ययन करते हैं 1915 से लेकर 1917 तक। 1915 से 1917 तक यह भारतीय राजनीति का अध्ययन करते हैं, भारतीय राजनीति का अध्ययन करते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? लियो टॉलस्टॉय। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? लियो टॉलस्टॉय होते हैं। तो जब महात्मा गांधी 2 वर्ष तक भारत की परिस्थितियों का अध्ययन किया, जब महात्मा गांधी 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कर लेते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर लेते हैं, तो फिर इनको बिहार के किसानों के द्वारा बिहार में आंदोलन चलाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वहां पर नील की खेती होती थी, बिहार में नील की खेती होती थी, जिसको हम 3 कठिया खेती कहते थे। अंग्रेज जबरदस्ती किसानों की जमीन पर खेती कराते थे और उसका 1/4 हिस्सा केवल किसानों को मिलता था, बाकी सारा ही फसल अंग्रेज के द्वारा ले लिया जाता था। तो इस तरह से नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए बिहार के किसानों के द्वारा महात्मा गांधी को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी फेमस हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। एक आंदोलनकारी के रूप में, एक सत्याग्रही के रूप में वह सफलता प्राप्त कर चुके थे। और उनकी इस ख्याति को देखते हुए बिहार के किसानों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। और सबसे पहला आंदोलन भारत में उन्होंने चलाया 1917 में चंपारण में वह पहला आंदोलन चलाते हैं किसानों के समर्थन में। परिणाम यह होता है कि बिहार की विधायिका में किसानों के हितों के लिए कुछ विधेयक पारित कर दिए जाते हैं और किसानों को इस नील की खेती से कुछ राहत प्रदान कर दी जाती है। फिर महात्मा गांधी 1918 में खेड़ा में आंदोलन चलाते हैं, खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन चलाते हैं। फिर 1918 में ही अहमदाबाद में आंदोलन चलाते हैं। अहमदाबाद में आंदोलन चलाते हैं। जो अहमदाबाद का आंदोलन होता है, यह मजदूरों के समर्थन में होता है, मजदूरों के समर्थन में होता है। अहमदाबाद में जितने मिलें होती हैं, उस मिलों में काम करने वाले जितने मजदूर होते हैं, उन्होंने हड़ताल कर दिया था 1918 के दौरान में। हड़ताल क्यों उन्होंने किया था? क्योंकि उनकी मांगे थी कि उनका बोनस बढ़ाया जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए, उनका बोनस और वेतन बढ़ाया जाए। तो इसको लेकर मिल मजदूरों में
इसको लेकर मिल मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं और मिलें बंद हो जाती हैं और महात्मा गांधी भी मजदूरों के समर्थन में आ जाते हैं, मजदूरों के समर्थन में धरने पर बैठ जाते हैं। परिणाम यह होता है कि जितने मिल मालिक होते हैं वो सब महात्मा गांधी के पास आते हैं और महात्मा गांधी की शर्तें उनको माननी पड़ती है। महात्मा गांधी की शर्तें मिल मालिकों को माननी पड़ती हैं और मजदूरों की मांगे पूरी की जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला आंदोलन चंपारण में चलाया जाता है, दूसरा खेड़ा में चलाया जाता है, तीसरा अहमदाबाद में चलाया जाता है और तीनों आंदोलनों में महात्मा गांधी ने सफलता प्राप्त की, भारत में सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन ब्रिटिश सरकार के हितैषी के रूप में हुआ था, लेकिन और महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की काफी सेवा भी करते हैं, परंतु 1915 से लेकर 1918 तक भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं कि महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के समर्थक के बजाय वह ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो जाते हैं, ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो जाते हैं। जैसे 1918 में राउलेट एक्ट पास होता है। राउलेट एक्ट 1918 में राउलेट एक्ट पास होता है, जिसको कि काला कानून की संज्ञा दी जाती है। इस एक्ट के तहत नो अपील, नो दलील, नो अपील, नो वकील, नो दलील की व्यवस्था कर दी गई थी। जैसा कि लाला लाजपत राय कहते हैं, इस अधिनियम के द्वारा वकील, अपील, दलील का अंत कर दिया गया था। इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको जेल में निरुद्ध कर दिया जाता था, नजरबंद कर दिया जाता था। उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। जब तक सरकार चाहे तब तक उसको नजरबंद करके रख सकती थी, कोई पैरवी नहीं की जा सकती थी, कोई वकील उसकी पैरवी नहीं कर सकता था, कोई दलील नहीं दी जाती थी। इसलिए इस राउलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी जाती है और इस राउलेट एक्ट का व्यापक स्तर पर विरोध होने लगता है, व्यापक पैमाने पर पूरे भारत में विरोध होने लगता है और महात्मा गांधी भी इस राउलेट एक्ट का विरोध करते हैं। महात्मा गांधी भी यह नहीं चाहते थे कि राउलेट एक्ट कानून लागू किया जाए, तो महात्मा गांधी भी राउलेट एक्ट का विरोध करने लगते हैं। राउलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब में 1919 में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई जाती है। जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई जाती है। 10 अप्रैल 1919 को राउलेट एक्ट के विरोध करने वालों में दो नेता होते हैं पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर लेती है। वहां का गवर्नर होता है जनरल डायर, वहां का गवर्नर होता है, वह गिरफ्तार कर लेती है पुलिस डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को और उनके समर्थक सड़क पर उतर जाते हैं और अपने नेता की रिहाई के लिए मांग करने लगते हैं। इनको नजरबंद करके धर्मशाला भेज दिया जाता है। फिर वहीं से आंदोलन शुरू होता है। फिर 11 अप्रैल को जगह जगह प्रदर्शन होता है। फिर 13 अप्रैल को कांग्रेस के द्वारा, यह कांग्रेस उस समय आंदोलनकारी पार्टी होती है। इसका गठन एक संस्था के रूप में किया गया था, एक दल के रूप में नहीं किया गया था। तो कांग्रेस के द्वारा 13 अप्रैल को एक सभा बुलाई जाती है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई जाती है। शाम 4:30 बजे उस सभा का आयोजन का टाइम होता है, 4 बजे के आसपास टाइम रखा जाता है। जैसे ही 4 बजे जलियांवाला बाग में विभिन्न जगहों से आए हुए लोग इकट्ठा होते हैं, पब्लिक इकट्ठा होती है, करीब हजारों की संख्या होती है। तब तक जलियांवाला बाग के गेट के पास जनरल डायर आ जाता है। इस विरोध प्रदर्शन का दमन करने के लिए वह फायरिंग करने लगता है और इस फायरिंग में करीब हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग जख्मी होते हैं। इसी घटना को हम जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है। महात्मा गांधी इससे भी दुखी होते हैं क्योंकि वह अहिंसा में विश्वास करते थे, वह नहीं चाहते थे किसी प्रकार की हिंसा हो। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के इसके भी खिलाफ हो जाते हैं, तो इस कारण भी महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार से खिलाफ हो जाते हैं। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खिलाफत आंदोलन भी चलने लगता है। इस खिलाफत आंदोलन में भारत के मुसलमान भी शामिल होते हैं। महात्मा गांधी भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य होता है कि जो टर्की का साम्राज्य है, उस टर्की के साम्राज्य को छीन भिन्न न किया जाए। विश्व के सारे मुसलमान टर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे
और वह ब्रिटिश सरकार से अपील कर रहे थे कि टर्की के साम्राज्य को यथावत रखा जाए, युद्ध के पश्चात उसको छिन भिन न किया जाए। परंतु जैसे ही 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, वैसे ही टर्की के साम्राज्य को छिन भिन कर दिया जाता है। वर्साय की संधि के तहत टर्की के साम्राज्य को छिन भिन कर दिया जाता है और खलीफा को निर्वासित घोषित कर दिया जाता है और इस खिलाफत आंदोलन का कोई परिणाम नजर नहीं आता है। तो इस तरह से महात्मा गांधी 1920 में भारत 1920 में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वह आंदोलन छेड़ने का निश्चय ले लेंगे। और फिर ब्रिटिश सरकार अपने मनमानी रवैया पर अड़िग रहती है, वो मनमाना व्यवहार करती रहती है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी विवश होकर 1921 में असहयोग आंदोलन छेड़ देते हैं। 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। 1920 में इस असहयोग आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है और फिर 1921 से इस असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया जाता है, प्रारंभ कर दिया जाता है। यह असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो ब्रिटिश सरकार को इस असहयोग आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा था। ब्रिटिश सरकार यह सोचती थी कि यह दुबला पतला व्यक्ति क्या कर पाएगा, लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो इस असहयोग आंदोलनकारियों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। हर जिले से, हर गांव से लोग इस असहयोग आंदोलन में शामिल होने लगते हैं और ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए बाध्य करने लगते हैं। यह असहयोग आंदोलन पूरे देश में चला था, लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि इस असहयोग आंदोलन के दौरान कहीं भी हिंसा होनी नहीं चाहिए, तनिक भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं तनिक भी हिंसा होती है तो मैं अपना आंदोलन वापस ले लूंगा। परंतु 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले की चौरी चौरा स्थान पर एक घटना हो जाती है और इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी को अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा, अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर की चौरी चौरा में कांग्रेसियों का जुलूस निकल रहा था और यह ब्रिटिश सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। वहीं चौरी चौरा थाने के जो पुलिस होते हैं वह इस जुलूस का विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और परिणाम यह होता है कि पुलिस के द्वारा गोली चला दी जाती है, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो जाता है और अब जो भीड़ होती है वह उग्र हो जाती है, आवेशित हो जाती है और भीड़ अब पुलिस वालों को दौड़ा कर मारने लगती है। परिणाम यह होता है कि सभी पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए थाने में घुस जाते हैं, लेकिन भीड़ का गुस्सा इतने से ही शांत नहीं होता है, वह थाने को चारों तरफ से घेर लेती है और थाने को आग लगा देती है और उस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी और दरोगा रहते हैं सब जलकर मर जाते हैं। तो इस घटना का प्रभाव व्यापक रूप से भारतीय राजनीति के ऊपर पड़ता है, भारतीय आंदोलन के ऊपर पड़ता है और महात्मा गांधी फिर इस आंदोलन को स्थगित कर लेते हैं। महात्मा गांधी इस हिंसा से दुखी हो जाते हैं, इस घटना से दुखी हो जाते हैं और उन्होंने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। अब आंदोलन ठप हो जाता है और वहीं जैसे ही आंदोलन शांत होता है वैसे ही 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर स्वास्थ्य कारणों से महात्मा गांधी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है। 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है। उसके पश्चात महात्मा गांधी फिर 1930 में एक और आंदोलन चलाते हैं, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक और आंदोलन चलाते हैं, स्वराज प्राप्त करने के लिए एक और आंदोलन चलाते हैं। 1930 में वह आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेसियों की एक बैठक होती है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेसियों की एक बैठक होती है
और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि अब की हम नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। नमक, क्योंकि महात्मा गांधी का उद्देश्य होता है ब्रिटिश सरकार के कानून का उल्लंघन करना। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो सबसे छोटी वस्तु है वह है नमक। नमक नमक ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भी कर लगा दिया था। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि नमक एक छोटी सी वस्तु है जो कि हर घर में होती है, जिसका उपयोग हर घर में होता है। इसलिए हम नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। और 12 मार्च 1930 को यह साबरमती आश्रम में बैठक करते हैं। इसमें करीब कार्यकर्ता होते हैं, इसमें करीब 78 कार्यकर्ताओं को चयन किया जाता है। 78 कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है कि जिसे कि महात्मा गांधी के साथ चलना था। और महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को यह यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, दांडी मार्च। इस आंदोलन को हम दांडी मार्च भी कहते हैं या नमक आंदोलन भी कहते हैं। तो दांडी तट की दूरी, साबरमती आश्रम से दांडी तट की दूरी करीब 1200 मील होती है और वह करीब 12 मार्च 1930 को यह यात्रा प्रारंभ होती है और 5 अप्रैल 1930 को यह दांडी तट पर पहुंचते हैं। और फिर 5 अप्रैल 1930 को यह दांडी तट पर पहुंचते हैं। यानी कि 12 मार्च 1930 को यह यात्रा प्रारंभ करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को यह दांडी तट पर पहुंचते हैं। फिर 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी तट पर सुबह ही पहुंचकर आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यह अपने हाथों से समुद्र में नमक बनाते हैं, अपने हाथों से समुद्र का जल उठाते हैं और नमक बनाते हैं और इस तरह से नमक कानून का उल्लंघन होता है। और इस नमक आंदोलन ने काफी जोर पकड़ा था। महात्मा गांधी ने भारतीयों से अपील किया कि मेरे समस्त भाइयों और बहनों को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। जो तटी गांव है, सारे तटी गांव के नागरिकों को, निवासियों को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए और उनको नमक कानून का उल्लंघन करना चाहिए। तो यह भी आंदोलन बहुत व्यापक होता है, बहुत भयंकर आंदोलन होता है। इसमें भी काफी इस आंदोलन का भी अंग्रेजों के द्वारा काफी निर्ममता पूर्वक दमन किया जाता है। जैसे धरासना में नमक गोदाम होता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता जो होते हैं वह नमक गोदाम को लूट लेते हैं और वहां पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस वहां पर लाठीचार्ज कर देती है। और लाठीचार्ज इतना भयंकर होता है कि किसी के सर फूट जाते हैं, किसी के कंधा फूट जाते हैं, लोगों के सफेद कपड़े खून से तरबतर हो गए थे। इस तरह से व्यापक पैमाने पर पूरे भारत में नमक आंदोलन छेड़ा जाता है। इस आंदोलन में सभी लोग शामिल हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार जितना तेजी से इस आंदोलन का दमन करती है उतना तेज ही यह आंदोलन उग्र होता जाता है। और उसके पश्चात महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया जाता है। फिर 1931 को उसमें भारत के वायसराय होते हैं या गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड इरविन और गांधी का समझौता होता है और समझौते के परिणाम स्वरूप आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। और फिर महात्मा गांधी 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। और महात्मा गांधी का यह मानना था कि वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे और भारत को आजाद कराएंगे, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल पाती है। फिर वह वहां से भारत आ जाते हैं और देखते हैं कि लॉर्ड इरविन की जगह अब लॉर्ड विलिंगटन आ जाता है। और लॉर्ड विलिंगटन जब आ जाता है तो वह समझौते का उल्लंघन करने लगता है। महात्मा गांधी भी फिर विवश होकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं और लोगों को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए कहते हैं। तो यह आंदोलन चलता रहता है और 1934 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। यानी कि 1930 में शुरू होता है, 1934 में भी यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के वायसराय होते हैं या गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो उसमें गवर्नर जनरल होते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो कांग्रेसी नेताओं की बात मानने से इनकार कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि 1940 में फिर महात्मा गांधी आंदोलन शुरू कर देते हैं। 1940 में महात्मा गांधी फिर से आंदोलन शुरू कर देते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। और उनके प्रथम सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही होते हैं जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से आंदोलन शुरू कर दिया जाता है।
और जब आंदोलन शुरू किया जाता है तो अनेक दौर की वार्ता होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के मध्य, लेकिन उस वार्ता का कोई परिणाम नजर नहीं आता है। और फिर ब्रिटिश सरकार भारतीयों को शांत करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भेजती है। 1942 में क्रिप्स मिशन भेजती है। 1942 में यह क्रिप्स मिशन भेजती है। भारत में क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन इस क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया जाता है। जिस तरह से 1927 में साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह विभिन्न, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विभिन्न नेताओं के द्वारा साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। इसी तरह से 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है उसका भी बहिष्कार किया जाता है। और जब उसका बहिष्कार किया जाता है तो महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार को कई बार पत्र लिखते हैं कि उनकी मांगे पूरी कर दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार फिर मांगे मानने को तैयार नहीं थी, मांगे मानने को तैयार नहीं होती है। और परिणाम यह होता है कि महात्मा गांधी फिर विवश होकर 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ देते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। और लेकिन 9 अगस्त 1942 को ही महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह आंदोलन हिंसक हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन हिंसक हो जाता है और इसमें भारतीयों के द्वारा अनेक हिंसाएं की जाती हैं, जैसे कि रेल की पटरियां उखाड़ी जाती हैं, सरकारी इमारतें ध्वस्त की जाती हैं और बिजली के तार काटे जाते हैं, टेलीफोन के तार काटे जाते हैं, सड़कें तोड़ी जाती हैं इत्यादि जैसे विभिन्न हिंसाएं की जाती हैं। और परिणाम यह होता है कि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हो जाती है, जैसे कि बलिया में हम देख सकते हैं। सबसे पहले बलिया में, सतारा में, भागलपुर में अंग्रेजों का वर्चस्व समाप्त हो जाता है। बलिया में हम देख सकते हैं कि चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनती है। बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में वहां समानांतर सरकार बनती है। इसी तरह से कई जिलों में समानांतर सरकार बनती है, लेकिन जल्द ही जल्द इस आंदोलन का भी दमन कर दिया जाता है। फिर क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन काफी कमजोर हो चुका था, जर्मनी ने ब्रिटेन को एकदम कमजोर कर रखा था और ब्रिटेन अब भारत को और अधिक दिनों तक सह नहीं सकता था। वहीं भारतीयों का विरोध बढ़ता जा रहा था। कहीं क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था तो कहीं गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार चारों तरफ से घिर गई थी। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और फ्रांस के परराष्ट्र मंत्री इत्यादि विभिन्न नेताओं का दबाव होता है ब्रिटेन के ऊपर कि भारत को आजाद कर दिया जाए। तो ब्रिटेन अब भारत को आजाद करना चाहती है और भारत को आजाद करने के लिए 1946 में यह कैबिनेट मिशन भेजती है। और कैबिनेट मिशन भेजती है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन जब भारत आती है तो यह भारत के संविधान बनाने के लिए प्रपोजल तैयार करती है। संविधान सभा का निर्माण होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है, 389 सदस्यीय संविधान सभा का गठन होता है और फिर भारत का संविधान बनाया जाता है। और जब भारत का संविधान बनाया जाता है तो 1947 में भारत को आजाद कर दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाता है। इस तरह से महात्मा गांधी के आंदोलनों के परिणाम स्वरूप, महात्मा गांधी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाता है, भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दिया जाता है। परंतु 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 3 गोली मारी थी और इस षड्यंत्र में कई लोग शामिल होते हैं, जैसे कि नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे और मदन लाल, वीर सावरकर, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़के, शंकर विस्तैया आदि जैसे विभिन्न क्रांतिकारी शामिल होते हैं और इनको फिर भारत सरकार के द्वारा पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और फिर नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी जाती है। वहीं वीर सावरकर को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से महात्मा गांधी का अंत 30 जनवरी 1948 को हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में होता है और फिर वह विभिन्न गतिविधियां करते रहते हैं और उनके परिणामों के स्वरूप
भारत को आजादी भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम केवल यह नहीं कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा ही भारत आजाद हुआ। इसमें कई तत्वों का योगदान रहा, कई व्यक्तियों का योगदान रहा। इसमें गांधी के आंदोलनों के साथ साथ विभिन्न उग्रवादी संगठनों का, उग्रवादी आंदोलनों का भी योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो गठित की गई आजाद हिंद फौज थी, उसका भी योगदान रहा। यानी कि विभिन्न तत्वों के द्वारा योगदान रहा, तब जाकर भारत आजाद हो पाया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को महात्मा गांधी की जीवनी से अवगत कराया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा और महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचार। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।